हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट की मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो मिसलेनियस एक्सरसाइज मोस्टली बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगती है बिकॉज ये पूरे चैप्टर्स का मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने अगर पूरे चैप्टर में कोई भी एक्सरसाइज कोई भी एग्जाम्पल मिस कर दिया है तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगी कि एक बार ज़रूर रिवाइज करके ही मिसलेनियस एक्सरसाइज करें बिकॉज इस तरीके से कन्फ्यूज़न नहीं रहते। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ही क्वेश्चन में 1 1 ऑन 2 है तो बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में किया था, तो अगर आप वो भूल गए हो तो ऑब्वियसली आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट द फंक्शन जो है आपका एक आर फंक्शन है, जो x है वो बिलोंग करता है r से और जो x है वो लाई करती है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में। और फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है x/1 प्लस मॉडुलस x, और x बिलोंग करता है रियल नंबर से, इज़ 1 1 एंड ऑन 2। तो आपको प्रूफ करना है, शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है। तो अब आपको फटाफट से रिवाइज होना चाहिए 1 1 और ऑन 2 क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 1 ऑन 2 क्या होते थे, हम बिल्कुल स्टार्टिंग में करते थे इस तरीके से कि अगर मान लो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, 4 है, 9 है, कुछ भी ऐसे पड़ा हुआ है और कोई एक ऐसे फंक्शन है इस तरीके से। ठीक है, कोई एक फंक्शन इस तरीके से हमने डिफाइन किया हुआ है और हर एक की एक एक इमेज पड़ी हुई है। तो 1 1 हमने याद कैसे किया था कि 1 एलिमेंट 1 इमेज, ऐसे याद किया था कि एक एलिमेंट की एक एक इमेज पड़ी हुई है तो उसे हम बोलते हैं कि वो 1 1 है। ठीक है, अगर एक एलिमेंट की 2 इमेज हो जाती हैं तो वो 1 1 नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ऑन 2 क्या होता है। ठीक है, ऑन 2 के लिए ये क्या होता है, डोमेन बोलते हैं इसको हम, इसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, ऑन 2 फंक्शन क्या होता है, ऑन 2 फंक्शन का मतलब यहाँ जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उसकी कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ पे पड़ी होनी चाहिए, कोई ना कोई उसकी प्री इमेज पड़ी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी एक खाली पड़ा हुआ है तो दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन 2 नहीं है। अगर इसकी कोई ना कोई इमेज पड़ी हुई है, सारी की सारी all elements of codomain have pre-image, then the function is called onto। ठीक है, ये भी हो गया। बट ऐसे फंक्शंस में, ऐसी चीज़ों में हम कैसे प्रूव करते हैं 1 1 एंड onto। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम 1 1 onto ऐसे मानते हैं कि मान लो इस तरीके से ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। अगर मेरे को 1 1 की अगर मैं पहले बात करती हूँ, मान लो यहाँ पे ये एक एलिमेंट है, ठीक है, इस पे फंक्शन लगे, ये इसकी इमेज आ गई। ठीक है, तो हम लेट करते हैं कि इमेजेस इक्वल हैं, fx1 इक्वल है fx2 के। ठीक है, इमेजेस इक्वल है, उसको सॉल्व करते हैं। अगर इमेज सॉल्व करके आपके पास या तो एलिमेंट्स इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, या एलिमेंट्स क्या आते हैं, अनइक्वल आते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स इक्वल का मतलब क्या है, एलिमेंट्स इक्वल का मतलब क्या है आपका, x1 इक्वल टू x2, यानी कि एक ही था, x था कोई, और हमने माना क्या था कि उसकी इमेज इक्वल है, यानी कि fx1 इक्वल्स टू fx2 यानी कि fx है। तो हर एक की एक ही इमेज हुई। ठीक है, तो यानी कि अगर इमेज सेम है मतलब एलिमेंट सेम है, यानी कि एक एलिमेंट की एक इमेज हुई। अब अनइक्वल का मतलब क्या है, अनइक्वल का मतलब ये है कि इमेज तो हमारी सेम थी लेकिन इसके रिजल्ट में हमारे एलिमेंट्स अनइक्वल आए, ये अनइक्वल, और दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो जाएगी तो वो हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होता। ठीक है, तो हम या तो बिल्कुल सिंपल ऐसे करते हैं सिंपल क्वेश्चंस में अगर आपके पास ऐसे घुमा के फंक्शंस आते हैं, सॉल्व करने पड़ते हैं, तो उसमें हम ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, इमेजेस इक्वल मानते हैं, एलिमेंट्स इक्वल तो 1 1 है, एलिमेंट्स अनइक्वल आते हैं तो 1 1 नहीं है। तो उसी को ही हम फॉलो करेंगे यहाँ पर भी। तो लिखते कैसे, सबसे बड़ी बात बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, लिखते कैसे हैं। लिखने के लिए हम सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं। हमारे पास फंक्शन है क्या, रियल नंबर्स का। ठीक है, सच दैट कि कोई x जो है वो बिलोंग करते है, पूरा लिख दो, रियल नंबर को बिलोंग करता है, सच दैट x जो है वो ग्रेटर देन -1 है और लेस देन 1 है। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है ना वो -1 और 1 नहीं है, -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है x,
बट -1 और 1 नहीं है, ठीक है। और फंक्शन है क्या, एफ ऑफ एक्स क्या है, x/1 प्लस मॉड एक्स। तो अब हम यहाँ पे अगर हम माने कि एलिमेंट्स कहाँ से होंगे और हमारी इमेजेस कहाँ से होगी, यानी कि हमारा डोमेन कोडोमेन क्या है, तो डोमेन हो गया आपका रियल नंबर्स, ठीक है, एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से, वो डोमेन हो गया। कोडोमेन क्या है, यानी कि उसकी जो वैल्यूज आती हैं वो आती हैं आपकी -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो आप इसको अपने लिए अलग से यहाँ पे लिख सकते हो कि हमारा जो डोमेन है तो रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 से 1 के बीच में आएगी। और ये ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ओपन ब्रैकेट मतलब कि -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हो गया हमारा डोमेन और ये हो गया हमारा कोडोमेन। तो यानी कि हमारा इमेजेस ये इनमें से आएंगी और जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमने यहाँ से हैं, हमारे एलिमेंट्स ये हैं, और बीच में लगाने वाला फंक्शन क्या है, लगाने वाला फंक्शन ये है, ठीक है। अच्छा, तो अब एक बार हम लिख देते हैं इसको, कैसे लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं। तो वी नो दैट मॉड वाले का क्या मतलब होता है, मॉड वाले का फंक्शन का क्या मतलब होता है, मॉड का मतलब हमने पहले भी पढ़ रखा है, मॉड जो होता है वो हमारा पॉजिटिव एक्स आता है अगर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता है ना, और ये नेगेटिव x आता है अगर x जो है वो हमारा क्या हो, लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव में हो, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो क्या आ जाता है, ये -x, मतलब अगर मैं यहाँ पे -x पुट करती हूँ यहाँ पर, तो इसको हम इस तरीके से ओपन करते हैं मॉडुलस फंक्शन को। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, कैसे, देखो x/1 प्लस x अगर x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पॉजिटिव है, और 1 माइनस एक्स नेगेटिव आता है इफ x जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है। तो ये हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया अपने तरीके से। अब हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, 1 1 प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको 1 1 प्रूफ करना, 1 1। तो 1 1 के लिए मैंने आपको क्या क्राइटेरिया बताया कि हम क्या करते हैं, इमेजेस को इक्वल मानते हैं। तो इमेजेस के लिए हम सबसे पहले एलिमेंट्स सेलेक्ट करेंगे, और एलिमेंट्स हम कहाँ सेलेक्ट करते हैं, डोमेन से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लेट करते हैं, लेट 2 एलिमेंट्स x1 एंड x2 वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स, दैट इज डोमेन में से लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो कितने सारे केसेस बनेंगे कि एलिमेंट्स जो हैं वो रियल नंबर हैं, और एलिमेंट्स भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। क्या हो सकता है कि दोनों ही एलिमेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, दोनों ही एलिमेंट्स लेस देन 0 हो, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, x2 लेस देन हो, और उल्टा भी हो सकता है कि x1 लेस देन 0 हो और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो ये इस तरीके से 4 केसेस बन के उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम केस ले लेते हैं, केस वन कि हम मानेंगे लेट बोथ, दोनों ही क्या है, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये मान लिया हमने। अगर हम ऐसा मानते हैं तो क्राइटेरिया हमारा क्या शुरू होता है कि पहले हम इमेजेस को इक्वल मानेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इमेजेस को इक्वल मानते हैं, शुरू करते हैं इसको करना, लेट fx1 इक्वल है fx2 के, ठीक है, कि दोनों इमेजेस क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर दोनों इमेजेस हमारी इक्वल हैं तो इसको लगा दो फंक्शन को, तो fx1 x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाला लगेगा, तो ये हो गया x1 अपॉन में 1 प्लस x1 इक्वल्स टू x2, ये भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी इस पर भी यही लगेगा, ये हो जाएगा x2 अपॉन 1 प्लस x2, ये हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं अब इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 1 प्लस x2 इज इक्वल टू x2 1 प्लस x1, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x1 प्लस x1 इंटू x2, x2 प्लस x1 इंटू x2, ये सेम है, क्या आ गया आपका x1 इक्वल्स टू x2। तो देखो हमने इमेजेस इक्वल मानी थी, हमारे एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो एलिमेंट्स इक्वल आ गए, इमेजेस इक्वल मानी थी, दैट मीन्स जो फंक्शन है इज 1 1 फॉर केस 1। अभी केस 1 किया है हमने, केस 1 के लिए हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 है, ठीक है। अब केस 2 मानते हैं, केस 2 के लिए हम मानेंगे कि दोनों ही जो हैं वो लेस देन 0 हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं केस 2 लेट x1 x2 लेस देन 0,
ठीक है। फिर से हम इमेजेस मानेंगे, लेट fx1 इक्वल्स टू fx2, ठीक है। अब लगा दो इनके ऊपर, अब दोनों लेस देन 0 है तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा, तो इस पे लगाओ x1 पे लगाओ x1 अपॉन 1 माइनस x1, इस पे लगाएंगे x2 अपॉन 1 माइनस x2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 1 माइनस x2, x2 1 माइनस x1, मल्टीप्लाई कर दो अंदर x1 माइनस x1 x2, x2 माइनस x1 x2। फिर से सेम आ गए, क्या आ गया x1 इक्वल्स टू है x2, यानी कि इमेजेस हमने सेम मानी थी, एलिमेंट्स हमारे सेम आ गए। अगेन फंक्शन इज 1 1, इस केस में भी फंक्शन हमारा क्या आ गया 1 1 आ गया। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है अब आपके पास केस 3। अब केस 3 के लिए हम क्या मान लेंगे कि x1 मान लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 मान लेते हैं लेस देन 0, ठीक है। तो चलो करते हैं, लेट x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 लेस देन 0। अब हम क्या करते हैं, अब देखो सबसे पहली बात, हम क्या मानते थे, इमेजेस इक्वल मानते हैं, है ना। बट यहाँ पर तो हमें पहले से ही पता है कि एलिमेंट्स इक्वल है ही नहीं। एक एलिमेंट आप मान रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक मान रहे हो लेस देन 0, तो हम एक अंधाधुंध वही प्रोसीजर थोड़ी फॉलो करते रहेंगे। वो तो हमें पता ही है कि अगर हम यहाँ पर ये वाला प्रोसीजर लेते हैं, एलिमेंट्स तो हमारे पहले से ही इक्वल नहीं है, एलिमेंट्स हमारे पहले से ही इक्वल नहीं है, तो कैसे इक्वल आएंगे, हम ये प्रोसीजर फॉलो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सोचो, देखो हमें पहले से ही पता है कि हमारे एलिमेंट्स दोनों के दोनों क्या है, अलग है। अगर इसकी अलग इमेज आ जाए, इसकी अलग इमेज आ जाए, अगर दोनों की इमेजेस अलग आ जाती हैं तो भी तो हमारा फंक्शन क्या हुआ 1 1 ही तो हुआ, है ना। हम तो यही फॉलो करते हैं ना कि या तो सेम एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो और उसी की सेम इमेज हो तो भी 1 1 है, अलग अलग एलिमेंट्स है तो अलग अलग इमेजेस हो जाए तो भी क्या है 1 1 है। तो यहाँ पे हम फॉलो क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सिंस x1 इज नॉट इक्वल टू, एलिमेंट्स हमारे इक्वल है ही नहीं है ना। तो अब हम इनके लिए क्या करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग लगाएंगे। तो हम निकालेंगे पहले fx1 निकालेंगे, तो fx1 ये वाला लग जाएगा x1 अपॉन में 1 प्लस x1, ठीक है। तो अब खुद सोचो, अगर मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करती हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली, ठीक है, या तो क्या होगा, अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो 0 अपॉन में 1 प्लस 0, 0 बाय 1 0 आ गया, ठीक है। या तो 0 आ सकती है, या इससे कोई भी वैल्यू पुट करूंगी, 1 पुट करूंगी तो 1/2 आ जाएगा, 2 पुट करूंगी तो 2/3 आ जाएगा, कोई भी वैल्यू पुट करती हूँ तो हमेशा ये जो फंक्शन आएगा, ठीक है, ये हमेशा फंक्शन हमारा कैसा रहेगा, x1 वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा हमारा फंक्शन, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर fx2 निकालती हूँ, x2 हमारा लेस देन 0 है, ये लगेगा दिस इज x2 अपॉन में 1 माइनस x2। इसमें देखो 0 तो मैं पुट नहीं कर सकती, है ना, तो 0 से लेस पुट करना, यानी कि -1 पुट करो, -1 अपॉन में -1 -1/2, माइनस में कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे, नीचे तो प्लस हो जाएगा, ऊपर तो माइनस ही रहेगा, यानी कि ये हमेशा हमारा जो फंक्शन आएगा सॉल्व करके, इमेज जो आएगी वो हमेशा लेस देन 0 होगी। तो हमने देखा कि हमारी दोनों में ही जो फंक्शंस आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, तो दैट इम्प्लाइज जो हमारा फंक्शन आ रहा है वो भी इक्वल नहीं आ रहा, मतलब कि इमेज हमारी सेम नहीं है। ऑब्वियसली एलिमेंट सेम नहीं थे तो इमेजेस भी सेम नहीं आ रही हैं, तो दैट इम्प्लाइज फंक्शन क्या हो गया हमारा 1 1 हो गया। So that means function is 1 1. Similarly केस 4 हम बना लेंगे। अब केस 4 में हम क्या मानेंगे कि जैसे यहाँ पर इसको माना था, हम यहाँ पे उल्टा मानेंगे, लेट x1 लेस देन 0 है और जो x2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगेन हम वही बातें लिखेंगे कि सिंस हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स इनके ऊपर अलग अलग हम फंक्शन लगाएंगे। तो fx1 इस बार हमारा x जो है वो लेस देन 0 है तो इसके ऊपर ये लगेगा, तो ये हो जाएगा x1 अपॉन में 1 माइनस x1। इसको सॉल्व करके ये हमेशा यहाँ से हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, ठीक है। सिमिलरली fx2 के लिए अगर हम पुट करते हैं तो x2 ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन के लिए ये हो जाएगा x2 अपॉन में 1 प्लस x2 और ये फंक्शन हमेशा हमारा क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर से हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमारे फंक्शंस भी जो हैं
जो हमारे इमेजेस आई हैं वो भी इक्वल नहीं है, सो दैट मीन्स फंक्शन इज़ 1 1 है। तो हमने 4 केसेस में चेक कर लिया कि फंक्शन जो है वो हमारा 1 1 है। ठीक है, तो ये डन हो चुका है 1 1। नेक्स्ट आता है अब आपके पास ऑन टू। ठीक है, सो ऑन टू का तो सिंपल से मतलब यही है ना कि डोमेन एंड कोडोमेन। तो कोडोमेन में कोई भी प्री इमेज पड़ी होनी चाहिए, कोई भी खाली एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ये तो हो गई सिंपल सी बात। बट ऑन टू को हम प्रूव कैसे करते हैं? तो ऑन टू के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, जैसे ऐसा होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, कि यहाँ पे कोई ना कोई पड़ा होना चाहिए, अगर ये x होता है तो ये y होता है। ठीक है, तो हमारे पास हमेशा क्या होती है, x में वैल्यू होती है ना, x में वैल्यू होती है, तो हम क्या लेके आते हैं, इस x की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ y लेके आते हैं। ठीक है, तो y में कोई ना कोई वैल्यू लेकर आते हैं। कैसे, देखो अब हम प्रूव करने वाले हैं ऑन टू। कैसे करते हैं हम फंक्शन को मान लेते हैं लेट y इक्वल्स टू fx मान लेते हैं। ठीक है, फिर fx की जगह पे हम क्या लिखते हैं, y, और ये फंक्शन को लिख देंगे हम पहले तो x अपॉन में 1 प्लस एक्स, है ना, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो देखो अगर मैं फर्स्ट की बात करती हूँ, इनकी बात करती हूँ, तो ये क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। और कैसे हो सकता है, इसको सॉल्व कर दो, y प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, इधर चला जाएगा, y इक्वल्स टू, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इधर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा 1 माइनस वाई, और ये नीचे आ जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई, ये हो गया x। और ये हम कब ले रहे थे, ये हम तब ले रहे थे जब x हमारा क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। तो x हमारे पास ये कंडीशन आ गई एक। ठीक है, कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई, राइट। इसके लिए अब सेम इसके लिए निकाल लेंगे हम, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, ये होता है y 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, y माइनस वाई एक्स, इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा x प्लस वाई एक्स, x कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस वाई, ये डिवाइड में चला जाएगा, y अपॉन में 1 प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, और ये x कब है, जब लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास दूसरी कंडीशन। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हम अपना आंसर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं कि अब इन दोनों को हमने एक साथ लिखना है ना, तो लिखो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x पहले ये लिखें y अपॉन 1 माइनस वाई, फिर ये लिखेंगे y अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हमें कंडीशन लिखनी पड़ती है y के लिए, है ना, जैसे हमारे पास यहाँ x लिखा हुआ था तो x के लिए कंडीशन थी हमारे पास। ठीक है, अब हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिखे, तो यहाँ पे हमें y की कंडीशन लिखनी है। अब y की कंडीशन कैसे आएगी, देखो सबसे पहली बात, ये कब थी कंडीशन, जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। ये वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब आ सकते, इक्वल टू 0 का देखो कब आएगी, जब यहाँ पे मैं 1 पुट करूंगी, है ना, 1 पुट करूंगी, तो 1 पुट करेंगे तो एक तो वो वैल्यू हो गई। और ग्रेटर देन कब आ सकती है, अगर मैं यहाँ पे 1 से बड़ी वैल्यू पुट करती हूँ y की, कोई ना कोई 2 पुट करती हूँ, 3 4 5 6, सारी की सारी वैल्यू देखो माइनस में आ रहा है, सारा का सारा ये माइनस में आएगा, है ना, सारा का सारा ये माइनस में आएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए 0, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में कब आएगी, अगर मैं y को नेगेटिव में लूंगी तभी तो -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं y को नेगेटिव में लेती हूँ तभी मेरी x की पॉजिटिव वैल्यू आती है ना। ये हो गई एक तो बात। और दूसरी बात, एक तो हो गया y पॉजिटिव में लेना, सॉरी ट्रिम दिस एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे अब हमें y की कंडीशन लिखनी है, राइट। तो हमें y की वैल्यू कैसे पता चलेगी कि y की वैल्यू कैसे हो सकती है, इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं। देखो सबसे पहली बात, ये कंडीशन कब है, जब हमारा x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू 0 पुट करती हूँ तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई y की वैल्यू आ गई 0।
एक y की वैल्यू 0 आ सकती है। अब यहाँ पे x क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी, ठीक है, 4 पुट कर लो, 5 पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, तो y की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। 4 माइनस 4y इक्वल्स टू y, 4 इक्वल y प्लस 4y, 5y, ये क्या आ जाएगा, 4/5y, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे 100 पुट कर लो x है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 100 पुट कर लो, राइट में क्या आएगी y, 1 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100 माइनस 100y इक्वल्स टू y, इधर आके प्लस, तो ये हो जाएगा 100/101 इक्वल्स। तो कितनी भी बड़ी वैल्यू पुट कर लो, y की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आ रही है, देख रहे हो आप, हमेशा लेस देन 1 आ रही है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा y 0 आ रही है और y 1 नहीं आ पा रही, कभी भी 1 नहीं आ पा रही। तो यानी कि हम यहाँ पे y की कंडीशन क्या लिखेंगे कि जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो ये वैल्यू y थी, तो y की वैल्यू हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसकी कंडीशन कैसे लगाएंगे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आ रही है, बट हर एक वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, ठीक है, समझ आई ये कंडीशन। नेक्स्ट, अब ये वाली है, ये कंडीशन कब आ रही है, जब x लेस देन 0 है। अब यहाँ में 0 पुट करके नहीं देखना, लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब क्या, अब यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करते रहो, ठीक है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करो, -2 पुट कर लो, तो 1 + y, क्रॉस मल्टीप्लाई करके -2 y, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2y, 3y, -2/3 आ गया, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे वो हमेशा आपकी नेगेटिव में आएगी, ठीक है। और ज़्यादा से बड़ी वैल्यू पुट करके देखो और छोटी से छोटी पुट करके देखो, बड़ी से बड़ी पुट करके देखो, -100, तो y/1 + y, -100 -100y इक्वल्स टू y, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन 101, यानी कि ये भी हमेशा लेस देन 1 ही आ, मतलब कि 1 नहीं आ पा रही, हमेशा -1 से बड़ी आ रही है ना, हमेशा -1 से बड़ी आ रही है, आप देख पा रहे हो, 1 नहीं आ पा रही, और 0 भी नहीं आएगी, और 0 भी नहीं आ पाएगी, क्यों, हम यहाँ पे 0 पुट नहीं कर सकते, ठीक है, 0 नहीं पुट कर सकते, उन्होंने लेस देन 0 बोला है ना, तो 0 पुट नहीं कर सकते, तो यानी कि लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -1, ये कंडीशन इसकी यहाँ पे बन जाएगी। तो y की वैल्यू यहाँ हो जाएगी -1 से ग्रेटर एंड लेस देन 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी कंडीशन लिखी, और ये कंडीशन लिखना ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपने इसको ऑन टू प्रूव करा है। तो अब यहाँ पे मेंशन करेंगे कि फॉर एवरी y जो बिलोंग करता है हमारा रियल नंबर से, ठीक है, सच दैट ये किसकी कहाँ से वैल्यूज बन रही है, ये बन रही है -1 से y लेस देन 1, ये बन रही है ना, दोनों को अगर मैं मिला दूं तो यही बन रही है वैल्यू, ठीक है। देयर इज, अगर इसमें से कोई भी वैल्यू उठाते हैं, देयर इज x जो बिलोंग करता है रियल नंबर से, सच दैट कि जो फंक्शन है वो इक्वल है y के, देयरफॉर फंक्शन जो है क्या है, वो ऑन टू है। जब हम उसकी वैल्यू उसके अंदर प्रॉपर ले आए, बिल्कुल सेम, देखो बिल्कुल सेम हमारी स्टेटमेंट बन जाए, यही हमारी स्टेटमेंट थी ना, यही हमारी स्टेटमेंट थी x के टर्म्स में, देखो x के टर्म्स में यही हमारी स्टेटमेंट थी, यही थी, यही y में आगे स्टेटमेंट हमारी। जब बिल्कुल सेम स्टेटमेंट बन जाए तो हम उसको बोल सकते हैं फंक्शन हमारा क्या है, ऑन टू है। और यस, फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होते हैं उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव, याद आया, यस, उन्हें हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। एंड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, बाइजेक्टिव जो होते हैं उनको हम इन्वर्टेबल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा सा लेंथी था बट इजी था, राइट। तो अभी करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट फंक्शन जो रियल नंबर से रियल नंबर पे जा रहा है, गिवन दैट f(x) जो है वो x³ है, उसको अपने प्रूव करना है इंजेक्ट। तो अब देखिए, कई बच्चे क्वेश्चन ही देखते कहेंगे अरे इंजेक्टिव होता क्या है। अब जिसको इंजेक्टिव पता है वो तो फटाफट से कर देगा। तो ये पता होना चाहिए, जो फंक्शन सिर्फ 1 1 होता है, ठीक है, जो फंक्शन सिर्फ 1 1 होता है उसे हम इंजेक्टिव कहते हैं। जो 1 1 ऑन टू दोनों होता है वो बाइजेक्टिव होता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो अब हमने इसको 1 1 प्रूव करना है। अगेन 1 1 का क्या मतलब होता है, 1 1 का यही मतलब है कि एक की एक इमेज पड़ी होनी चाहिए। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ठीक है। इस पे ऐसा कोई फंक्शन लगाएं कि इसकी एक एलिमेंट की एक इमेज पड़ी हो, दैट इज 1 1।
और क्यूब में अब देखो, क्यूब में क्या है, अब ये क्या है, ये भी रियल नंबर्स हैं और ये भी रियल नंबर। रियल नंबर्स में क्या होता है, फ्रैक्शन में भी आते हैं, में नेगेटिव भी आते हैं, हर एक चीज़ आती है, ठीक है। तो उसको हम कैसे प्रूफ कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले तो हम लेट करते हैं। तो अगेन हम पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन है हमारा क्या, रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन दिया क्या हुआ हमें, एक्स क्यूब दे रखा है, ठीक है। कि यहाँ पे हम कुछ भी लगाएं उसका एक्स क्यूब करें तो यहाँ पे पड़ा होना चाहिए, जैसे कि 1 2 -1, ठीक है, -4 +3, कुछ भी पड़ा हो, रियल नंबर्स हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, तो उसकी यहाँ पे इमेज पड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 का क्यूब करो तो 1, 2 का 4, -1 का क्यूब अगेन -1 विच इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर, -4 का क्यूब इज़ -16, सॉरी क्यूब करना है आपको, सॉरी यहाँ पे भी क्यूब का है, 2 2 4, 4 2 8 आ जाएगा। ऐसे 4 का क्यूब, 4 4 16, 16 4 64 आ जाएगा, 3 का 27 आ जाएगा। तो हर एक यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, अगेन 1 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, वही दो एलिमेंट्स सेलेक्ट करते हैं, इमेजेस इक्वल मानते हैं, एलिमेंट्स इक्वल आ जाते हैं, तो वो क्या है, 1 1 है आपका, है ना। तो वही करेंगे, 1 1 प्रूफ करेंगे, लेकिन उन्होंने बोला इंजेक्टिव, तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे इंजेक्टिव की। तो इंजेक्टिव के लिए हम क्या मानते हैं, लेट 2 एलिमेंट्स x1 एंड x2 जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, डोमेन में से, यानी कि यहाँ पर डोमेन भी रियल नंबर ही है आपका, कोडोमेन भी रियल नंबर है, ठीक है। तो ये दोनों इससे बिलोंग करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं उनकी इमेजेस इक्वल हैं, ठीक है। तो इमेजेस का मतलब लेट fx1 इक्वल्स टू fx2। तो fx1 फंक्शन है क्या, x क्यूब का, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x1 क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ क्या लिखेंगे, x2 क्यूब। अब यहाँ हम कह सकते हैं क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा और हमारे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्या, अगर यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर होता ना, हम स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल नहीं कर सकते, इवन पावर्स को हम कैंसिल नहीं कर सकते, हम ऑड पावर्स को कैंसिल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर इज अगेन 1। तो अगर दो एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे स्क्वायर होता तो दोनों एलिमेंट्स की सेम इमेज बनती ना, 1 1, 1 का -1 का, और यहाँ पे स्क्वायर जा रहा है, तो दोनों एलिमेंट्स की क्या बनती, सेम इमेज, तो वो 1 1 नहीं हो पाता ना, तो गलत हो जाता। ऐसे ही इवन पावर्स 4 है 6 है, तो उन सब में क्या होता है, माइनस जो होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन ऑड पावर्स कभी भी आ जाएंगी, 5 भी आता वो भी कैंसिल हो जाता, 7 आता तो भी कैंसिल हो जाता, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 का 1 बन रही है, -1 का क्यूब -1 बन रहा है, -4 का क्यूब 64 है, 4 का क्यूब 64 -4 का क्यूब -64, दोनों अलग अलग हो गए। इसीलिए हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी इमेज है, तो इमेजेस डिफरेंट, एलिमेंट्स भी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। सो देयरफॉर फंक्शन इज इंजेक्टिव, जो हमारा फंक्शन है वो इंजेक्टिव। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था पार्ट, लिखना आपको बस इतना सा पार्ट था, क्लियर है ये बात, ठीक है। सेम अगर एक्स स्क्वायर आ जाता तो वो आपका इंजेक्टिव नहीं होता, ड्यू टू दिस रीजन। तो वहाँ पे आप क्या करते, यहाँ पे देखो इतना सा पार्ट देख लो, वहाँ आप क्या करते अगर स्क्वायर होता, ये स्क्वायर है तो आप स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल नहीं कर सकते, तो x1 आता आपका +-x2, समझ आ रहे हैं, विच इज़ नॉट इक्वल, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, वो इक्वल नहीं आते। तो इतना सा पार्ट आप ध्यान रख लेना, मैं स्टार लगा देती हूँ। स्क्वायर के लिए वो इंजेक्टिव नहीं है, 1 1 नहीं है, 4 के लिए भी नहीं है, बट 5 के लिए है इंजेक्टिव, ठीक है। वही इवन पावर्स जो है वो इंजेक्टिव नहीं है, ऑड पावर्स इंजेक्टिव है। तो ये था आपका क्वेश्चन सेकंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन थर्ड। सो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, कंसीडर पावर सेट px विच इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो ये होती है पावर सेट। पावर सेट उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि जिसके अंदर सेट होते हैं, जिसके अंदर जितने भी सेट होते हैं वो उनके सबसेट होते हैं। कैसे, मैं भी आपको बताती हूँ। डिफाइन द रिलेशन R जो इस पावर सेट में है फॉर सबसेट A B इन पावर सेट। A जो है वो रिलेटेड है B से अगर
ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है। ए का रिलेशन के बी के साथ तभी रिलेशन है सिर्फ और सिर्फ तब अगर ए जो है वो बी का सबसेट है। इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन पावर सेट? जस्टिफाई योर आंसर। नीचे से चलते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले वो कह रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं फटाफट से याद करिए, हमने पढ़ रखा है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशंस वो होते हैं जो तीनों होते हैं। कौन कौन से तीनों होते हैं? अगर किसी एक रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों प्रूव कर देते हैं, देन हम कहते हैं कि वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव क्या थे, याद करिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता था कि अगर हमने कोई एक एलिमेंट माना है, मान लो कोई एक एलिमेंट मान लिया, वो हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, तो सारे के सारे फॉर ऑल ए जो हैं वो हमारे ए से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये होता है इसका मतलब, ठीक है। अब जैसे कि उसकी ही इमेज वही होनी चाहिए, सेम इमेज होनी चाहिए, ठीक है। कैसे, वो आपको अभी और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके भी समझाऊंगी। फिर नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं रिलेशन से, उसका मतलब है इसकी उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए इसके साथ, तभी वो सिमेट्रिक होते हैं। इसका एक एग्जांपल लेके समझेंगे और अच्छे से क्लियर होगा, अभी सिर्फ मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ। फिर आता है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर ए बी जो है वो बिलोंग करता है रिलेशन से, ठीक है, बी सी है वो भी बिलोंग करता है रिलेशन से, तो इसका मतलब यही है ए सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, तभी हमारा वो फंक्शन ट्रांजिटिव भी होता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, क्योंकि ये तो आपको समझ नहीं आया होगा, है ना। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो ए है कोई आपके पास 1 2, ठीक है, और बी है वो है आपके पास मान लो 1 2 3 है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बोल सकती हूँ कि इसका मैंने कोई एक रिलेशन लिख दिया, ए का बी के साथ कोई एक रिलेशन है, ठीक है, और उस रिलेशन में क्या है, ए का कोई ना कोई रिलेशन है बी के साथ, और उस रिलेशन के अंदर क्या आता है, मान लो 1 1 आता है, ठीक है, 1 2 आता है, 1 3 आता है, 2 2 आता है, ठीक है, 3 3 आता है, ओके। तो अब देखो, सबसे पहली बात, रिफ्लेक्सिव का मतलब डबलेट पड़ा होना चाहिए, तीनों डबलेट पड़े हैं, 1 1 2 2 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक का मतलब है कि 1 2 पड़ा है तो 2 1 भी पड़ा होना चाहिए, तो 1 2 पड़ा है तो 2 1 भी अगर पड़ा है, 1 3 पड़ा है तो 3 1 भी पड़ा है, ठीक है, तो भी क्या है, ये सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक भी है, ओके। और हाँ, जो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव होते हैं ये सिमेट्रिक भी होते हैं, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3, तो ये भी है। अब ट्रांजिटिव का मतलब क्या है? ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि अगर ए भी पड़ा है, तो हम ये डबलेट तो छोड़ ही देंगे, ठीक है, ये तो हमारे काम के नहीं है, बाकी ये चीज़ है। अगर हमारे पास जैसे कि ए बी पड़ा है, 1 2 पड़ा है, ठीक है, तो कोई और एलिमेंट 2 के साथ और कोई पड़ा है, 2 1 पड़ा हुआ है ना, 2 के बाद ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो ए सी 1 1 पड़ा है, यस 1 1 भी पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। और देखो 1 के साथ 2, 2 के साथ 2 2 पड़ा हुआ है ना, 2 2 पड़ा हुआ है, ए बी बी सी, तो अब देखो ए सी 1 2 1 2 पड़ा है, नहीं पड़ा, तो हमें 1 2 भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 1 2 भी लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसको ट्रांजिटिव बनाना है, तो ए बी बी सी और ए सी हो गया। फिर 3 पे आ जाओ, 1 3, ठीक है, 3 के साथ आगे देखो 3 3 भी पड़ा हुआ है, 3 3 पड़ा हुआ है, तो ए बी बी सी और ए सी, यानी कि 1 3 भी पड़ा होना चाहिए, तो 1 3 भी डालना पड़ेगा हमको, ओके। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास 1 3, 3 के साथ और कोई है ऑप्शन, यस 3 1 पड़ा हुआ है, 3 1, ए बी बी सी और ए सी 1 1 1 1 भी पड़ा हुआ है, तो यानी कि ये जो फंक्शन होगा आपका, ये जो रिलेशन होगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि डबलेट्स पड़े हैं, सिमेट्रिक भी है, 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 2 है, ये 1 2 तो मैंने दोबारा क्यों लिखा है, 1 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है, ठीक है,
3 1 भी है, और ये मैंने दोबारा क्यों लिखा है, ओके तो ये 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है, ये भी हो गया। अब जो आपके पास ट्रांजिटिव आ गया, ट्रांजिटिव के लिए भी है कि अगर ए बी है तो 2 1 भी पड़ा है एंड 1 1 भी पड़ा है, ठीक है, एंड 1 2 2 2 एंड 1 2 1 2 तो ये खुद ही पड़ा हुआ, तो अच्छा मैंने इसलिए गलती से लिख दिया 1 2 ये खुद पड़ा हुआ है, दोबारा से वही पड़ा हुआ है, ओके। उसके बाद 1 3 3 के साथ 3 3 है तो 1 3 खुद पड़ा हुआ है, 1 3 3 1 है, 1 1 भी पड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके सारे के सारे हो गए। इसका मतलब होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आई होप ये आपको रिवीजन अच्छे से हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम हमारे दोबारा क्वेश्चन पे। तो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि हमें वो तीनों चीज़ें प्रूव करनी है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ओके। कब प्रूव करनी है कि अगर हमारे पास कोई ए सेट है, बी सेट है और उनका कोई पावर सेट है, और ए जो है वो बी का तभी रिलेटेड है अगर ए जो है वो इसका क्या है, सबसेट है, ठीक है। जो इसको एग्जाम्पल में समझते हैं, पहले इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल में समझते हैं, फिर हम प्रूव करना शुरू करेंगे। तो एग्जाम्पल लेके स्टार्ट करते हैं। मान लो कोई ए है 1 2, ठीक है, बी है, ठीक है, कोई बी है 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, 1 2 है ना, तो यानी कि ए जो है वो सबसेट हो गया बी का, है ना, ठीक है। तो लेकिन ये बी सबसेट जो है वो ए का नहीं है, तो सबसेट का ये मतलब होता है, ठीक है। बट बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है, तो 3 इज नॉट इन ए, तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। एक तो ये हो गया सबसेट का मतलब, ओके। चलो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो ए है वो रिलेटेड है बी से, तो ये हो गया सबसेट का मतलब, ओके। अब आते हैं हम, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन रिलेशन इन आर इन पी एक्स। पी एक्स मतलब कि कोई एक पावर सेट है, तो हमने कोई एक्स मान लेते हैं। अब हमारे पास कोई एक एक्स है 1 2 3, ठीक है। तो इसका पावर सेट क्या होता है, पावर सेट का मतलब होता है कि इसके सारे के सारे जो हैं वो उसके सारे सबसेट यहाँ पे पड़े हों। जैसे कि इसका सबसेट 5 भी होता है, इसका सबसेट 1 भी है, सबसेट को हम ऐसे लिखते हैं ना, 2 भी है और 3 भी है, ठीक है। और क्या है, 1 2 भी है, 2 3 भी है, तो सबसेट को हम ऐसे लिखते हैं, एलिमेंट्स को हम ऐसे ऐसे करके लिखते हैं ना ब्रैकेट्स में, ये सबसेट्स होते हैं, ठीक है। 1 2 भी है, 2 3 भी है, 1 3 भी है एंड 1 2 3 भी है, 1 2 3 भी है। तो ये हो गए इसके पावर सेट, इसे हम बोलते हैं पावर सेट। जब सभी के सभी जो सबसेट होते हैं इसके, वो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। चलो ये भी समझ आ गया। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि जो x है वो हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि वो हमारा खाली नहीं है, ठीक है। उसके कोई ना कोई पावर सेट है px है, जिसके अंदर उसके सारे के सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, जैसे कि ये पड़े हुए हैं। अब उनको हमने क्या प्रूव करना है, उनमें हमने इस तरीके से प्रूव करना है कि कोई ए सेट है, कोई बी है। ए जो है वो बी से तभी रिलेटेड है अगर ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। उसमें से हमने उठाने, उस पावर सेट में से हमने उठाने हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, इतनी कन्फ्यूजन है, जब सॉल्व करेंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। और पी एक्स जो है बी एनी सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, ठीक है। कि जो पी एक्स है वो एक सेट है सभी, जिसके अंदर सभी के सभी सबसेट किसके पड़े हुए हैं, एक्स के पड़े हुए हैं, ये हमने डिफाइन कर दिया। तो अब हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव लेना है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो सबसे पहले हमने प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव में आप सबसे पहले देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, देखो पहले लेट कोई हम सबसेट मानते हैं, लेट कोई सबसेट ए है, ठीक है, जो बिलोंग करता है पी एक्स से, बिलोंग करता है पी एक्स से। तो मान लो कोई भी एक सबसेट है, ये वाला है, ठीक है, वो इससे बिलोंग करता है, ठीक है। अब ये जो होता है ये खुद का तो सबसेट है ही ना, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो 1 3 जो है वो खुद का तो सबसेट है ही,
इसके अंदर सारे खुद के एलिमेंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये तो हमें पता ही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हम क्या लिख सकते हैं कि A जो है वो सबसेट हो गया A का, A जो है वो रिलेटेड है A से, और दैट इम्प्लाइज जो R है वो क्या है आपका रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यही हमें प्रूव करना होता है ना। देखो वो खुद के साथ ही होना चाहिए रिलेटेड, है ना, तो वो खुद के साथ रिलेटेड है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो हो गया आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, अब आपके पास सिमेट्रिक आता है, तो सिमेट्रिक प्रूव करते हैं आप। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, देखो सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर मैं मान लेती हूँ लेट A और B, ये दोनों के दोनों जो हैं वो बिलोंग करते हैं पावर सेट से। ठीक है, हम लेट करते हैं A जो है वो रिलेटेड है B से, और अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि B भी A से रिलेटेड है ना, यही होता है ना, AB और BA, अगर ये दोनों इससे रिलेटेड है तो ये दोनों भी इससे रिलेटेड होने चाहिए। तो अगर ये दोनों इससे रिलेटेड है तो ये भी इसका सब है होना चाहिए। ये रिलेटेड कैसे हैं कि ये इसका सबसेट है ना, तो उसको हम ऐसे मानेंगे। तो हम लेट करेंगे कि मान लो A जो है वो 1 2 है और B जो है वो 1 2 3 है, तो दैट इम्प्लाइज A जो हो गया वो सबसेट हो गया B का, A रिलेटेड हो गया B से। ठीक है, बट क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि B के सारे एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन A, तो B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, तो B इज नॉट रिलेटेड टू A, है ना, तो B इज नॉट रिलेटेड टू A विच इज एक कॉन्ट्राडिक्शन, वो एक कॉन्ट्राडिक्शन है। दैट इम्प्लाइज रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो देखो हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करने हैं। अब सिमेट्रिक तो नहीं निकला, मतलब कि वो इक्विवेलेंस नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रांजिटिव चेक करके नहीं दिखाओगे, आपको ट्रांजिटिव चेक करके दिखाना है। बेशक हमें आंसर पता चल गया कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है आपका, ठीक है, बट स्टिल यू हैव टू चेक फॉर ट्रांजिटिव, उसके मार्क्स होते हैं। ओके, अब ट्रांजिटिव करना है आपको चेक। अब ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 सेट उठाने पड़ेंगे, है ना, कैसे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ये उठाना पड़ेगा AB BC और फिर AC देखना पड़ेगा कि वो उसका सबसेट है कि नहीं है। ओके, तो हम लेट करेंगे, लेट सबसेट्स A B C, तीनों के तीनों बिलोंग करते हैं पावर सेट से। ठीक है, लेट A जो है वो रिलेटेड है B से, दैट मीन्स A जो है वो सबसेट है B का, है, एंड B जो है वो रिलेटेड है C से, दैट मीन्स B जो है वो सबसेट है C का। ठीक है, अब यहाँ से इम्प्लाई होता है कि A जो है वो C का सबसेट है। कैसे, खुद समझो। A मान लो 1 2, B मान लो 1 2 3, C मान लो 1 2 3 4। We know that A is a subset of B, कि A के एलिमेंट्स इसमें हैं, B is a subset of C, B के सारे एलिमेंट्स C में हैं, तो हमें A के भी तो सारे एलिमेंट्स C में मिल रहे हैं, क्योंकि C जो है वो तीनों से बड़ा सबसेट हो गया, बड़ा सेट हो गया, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि all elements of A are present in C, तो दैट मीन्स A जो है वो रिलेटेड हो गया हमारा C से, सो दैट मीन्स R इज क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, बट R इक्विवेलेंस नहीं है, R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों, एज R जो हुआ वो आपका सिमेट्रिक नहीं आया, इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन। आई होप आपको इन सब का मतलब समझ में आया होगा। ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ, जो मैंने ये चीज़ लिखी है या ये चीज़ लिखी है तो ये आपको लिखनी होती है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब करते हैं क्वेश्चन 4। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 अप टू n टू इटसेल्फ। तो उन्होंने बोला कि फाइंड नंबर ऑफ ऑल द ऑनटू फंक्शंस, यानी कि कितने ऑनटू फंक्शंस बन सकते हैं इस सेट में से अगर वो खुद का ही सेट हो। कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि समझ लो हमारे पास यहाँ पे चॉइसेस हैं, डोमेन है, यहाँ पे वी नो दैट यहाँ डोमेन होता है, ये जो होता है ये हमारे पास कोड डोमेन होता है, राइट। ओके, तो यहाँ पे मान लो 1 2 3 है, ठीक है, यहाँ पे भी मान लो 1 2 3 है। ओके, तो ऑनटू फंक्शंस क्या होते हैं? ऑनटू फंक्शंस वो होते हैं कि जिनकी प्री इमेज पड़ी हो, यानी कि ये पड़ी हो, यहाँ पर ऐसे ऐसे इमेजेस इनकी पड़ी हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ, इस कोड डोमेन में से देखती हूँ कि इस कोड डोमेन में कितनी इसकी प्री इमेज बन सकती है, तो अगर मैं 1 को देखूँ तो 1 की कितनी इमेजेस बन सकते हैं? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना। तो 1 हैव 3 चॉइसेस, राइट। 1 के पास 3 चॉइस है, तीनों में से किसी के साथ भी अपनी प्री इमेज बना सकता है। मान लो 1 ने 1 के साथ प्री इमेज बना के सेट कर लिया, मान लो। अब 2 के पास कितने ऑप्शंस हैं? 2 हैव 2 ऑप्शंस, या तो वो 2 के साथ बना सकता है या 3 के साथ बना सकता है। तो 2 हैव 2 चॉइसेस, ठीक है। तो मान लो 2 ने भी इसके साथ बना ली, बना के रख ली। अब 3 के पास तो एक ही चॉइस बची, क्योंकि वो एक के 2 नहीं हो सकते ना प्री इमेजेस, फिर तो वो ऑनटू फंक्शंस ही नहीं है, ठीक है। एक की 2 प्री इमेजेस नहीं हो सकती हैं। नाउ 3 हैव ओनली 1 ऑप्शन, तो 3 हैव 1 चॉइस। तो टोटल कितनी हो गई चॉइसेस? 3 × 2 × 1, यानी कि टोटल चॉइस कितनी हो गई? 6 हो गई, ठीक है, राइट। समझ में आया? सेम यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर है आपके पास डोमेन जो है वो है आपके पास 1 2 3 अप टू n। ऐसे ही कोडोमेन जो है वो कितना है? 1 2 3 अप टू n। ओके, तो अब देखो 1 के पास कितनी चॉइसेस हो गई? n क्या हो सकता है? कोई भी इंटीजर हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 हैव हाउ मेनी चॉइसेस? n चॉइसेस। 2 हैव हाउ मेनी चॉइसेस? n में से एक कम, क्योंकि 1 के पास अगर सारी चॉइस है तो 2 के पास उससे एक कम थी, तो यहाँ पर 2 के पास n - 1 चॉइस है। तो यहाँ हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 कैन हैव n चॉइसेस, ठीक है, एंड 2 कैन हैव कितने चॉइसेस? अगर मान लो एक सेट करके बैठ गया तो टोटल n है, n में से एक कम हो जाएगी चॉइस, तो n - 1 चॉइसेस। सिमिलरली 3 कैन हैव, 3 के पास 2 चॉइसेस और कम हो जाएंगी, है ना, तो क्या हो जाएगा? n - 2 चॉइसेस, एंड सो ऑन। और अगर मैं n की बात करूँ, जब बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएंगे, बाकी सब ने अपनी अपनी रख ली, तो लास्ट वाले एलिमेंट के पास सिर्फ एक चॉइस बचती है, तो n कैन हैव 1 चॉइस, ठीक है, राइट। ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑल द ऑनटू फंक्शंस, ये सारे ऑनटू फंक्शंस हैं। नाउ वी कैन राइट टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शंस। तो क्या करते हैं, इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो करो n -1 n - 2 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है ये? देखो, अगर मैं यहाँ पर 3 फैक्टोरियल लिखती हूँ तो 3 को हम कैसे ओपन करते हैं? 3 × 2 × 1, इस तरीके से है। तो यानी कि यहाँ पे n में से एक कम, फिर 2 कम, लास्ट तक हम उसको 1 तक ओपन कर रहे हैं, तो यानी कि किसका है ये? n फैक्टोरियल, ठीक है। तो देयर आर n फैक्टोरियल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस, तो ये है इसका आंसर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? लेट a, ये इसके एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं -1 0 1 2, और b के एलिमेंट्स दे रखे हैं -4 -2 0 2, और आपको बोला गया है f और g, ये 2 फंक्शंस हैं जो a से लेकर b तक जाते हैं। 2 फंक्शंस हैं जो a से b तक जाते हैं, इनकी a हो गया डोमेन और b हो गया आपका कोडोमेन।
डिफाइंड कैसे किया हो गया, फंक्शन f जो है वो x स्क्वायर माइनस एक्स है और x बिलोंग करता है a से, ठीक है। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो b से बिलोंग करना चाहिए, है ना, तभी तो ये होता है ना फंक्शन। ये a से हम b में कैसे गए हैं, हम fx लगा के गए हैं, है ना। ऐसे ही हम a से b में कैसे गए हैं, अब gx लगा के गए हैं, क्योंकि दोनों ही फंक्शन ऐसे हैं और g का फंक्शन ये है, तो x बिलोंग करता है a से। आर एफ एंड जी इक्वल, क्या f और g का मतलब इक्वल है, जस्टिफाई योर आंसर, क्या ये दोनों इक्वल हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है आपको, ठीक है, तो हम कैसे पहुँच सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो 2x/2 एक ये फंक्शन है, एक 3x/3 फंक्शन है, ठीक है। तो x यहाँ से वैल्यू पुट करते रहो करते रहो करते रहो, वो यहाँ पहुँचते जाओ, यानी कि यहाँ पे भी आप x में पहुँचोगे, यहाँ पे भी आप x में पहुँचोगे। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो इनके आंसर्स बिल्कुल सेम आने चाहिए। कैसा है, तो अब देखते हैं, इसमें सॉल्व करके देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करके बता सकते हैं कि इन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम डोमेन कोडोमेन लिख लेंगे, ठीक है। आपका डोमेन है -1 0 1 2, ठीक है। कोडोमेन है आपका -4 -2 0 एंड 2, ओके। तो अब सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, a से b तक जा रहा है, और फंक्शन f(x) है क्या, x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। और x जो है वो बिलोंग करता है a से, तो यहाँ से हम a की एक बार वैल्यू ले लेते हैं। तो x को एक बार -1 पुट करो, तो -1 का स्क्वायर -1 -1 ये हो गया 0, ठीक है। नहीं एक मिनट, यहाँ पे भी -1 आएगा ना, तो दिस विल बी -1 -1 +1, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर f की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर -0, ये हो गया 0। फिर x की जगह हम पुट करेंगे 1, 1 का स्क्वायर -1 1 -1, ये हो गया 0, ठीक है। उसके बाद हम पुट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2, दैट इज 4 -2, दैट इज 2, ओके। तो हमारे पास फंक्शंस की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 0 0 2। तो यहाँ पे देखो 2 0 0 2 ये दोनों b में है, तो इसको सॉल्व करके हम b में पहुँच जाते हैं, है ना, पहुँच जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब सिमिलरली हम ऐसे ही g के लिए निकालते हैं। तो जो g का फंक्शन है वो क्या है, g वाला फंक्शन भी कैसे डिफाइन है, a से b तक फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। अब g ऑफ x क्या है हमारे पास, वो है 2 mod ऑफ x -1/2 -1, और जो x है वो बिलोंग करता है a से। अब x की वैल्यू यहाँ से उठाते रहो, यहाँ पुट करते रहो, जैसे कि पहले -1 उठाई तो यहाँ पे पुट कर दो, -1 -1/2 -1, तो ये हो जाएगा, इसके अंदर एलसीएम आ जाएगा, -2 -1 और यहाँ पे -1, ये हो गया मॉड -3/2। अब मॉड से कोई भी चीज़ वैल्यू बाहर आती है तो वो क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है, तो ये हो जाएगी प्लस का 3/2 -1, ये कैंसिल, 3 -1 ये कितना आ गया 2, ठीक है, ये आ गई वैल्यू 2। ऐसे ही हम नेक्स्ट की वैल्यू निकालेंगे। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे -1 पुट किया था, अब हम पुट करेंगे 0, तो 0 तो करो 2 0 -1/2 -1, ये हो जाएगा -1/2, मॉड से बाहर आएगा तो साइन प्लस का हो जाएगा, तो +1/2, ये कैंसिल, 1 -1 ये आ गया 0, ठीक है। अब हम क्या पुट करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे 1, तो करो पुट 1, 2 मॉड 1 -1/2 -1, 2 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो 2 -1, ठीक है, ये 2 1/2, ठीक है, तो मॉड से बाहर भी पॉजिटिव ही रहेगा, 1/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 -1 ये आ गया 0। अब लास्ट वैल्यू पुट करेंगे 2, तो 2 मॉड ऑफ 2 -1/2, ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 -1 आ जाएगा, ठीक है, सो दिस विल बी 3/2, अब पॉजिटिव ही है, मॉड के बाहर भी पॉजिटिव रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 -1 ये कितना आ गया 2, ओके। तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि सबकी वैल्यू बिल्कुल सेम थी, f
की वैल्यू -1 पे 2 थी, तो g की भी -1 पे वैल्यू 2 थी। f की 0 पे वैल्यू 0 आई, g की 0 पे वैल्यू 0 आई, 1 पे वैल्यू 0, यहाँ पे भी 1 पे वैल्यू 0, यहाँ 2 पे वैल्यू 2, यहाँ पर भी 2 पे वैल्यू 2, तो बिल्कुल सेम आई है ना। तो हम यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं, वी कैन राइट, सभी वैल्यूज लिख देंगे कि -1 पे g की भी -1 पे वैल्यू सेम आई, 0 पे g पे भी 0 पे सेम आई, ठीक है। यहाँ पर g पे 1 पे भी बिल्कुल सेम आई, 2 पे दोनों की वैल्यू सेम आई, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बोथ f एंड g आर इक्वल, ठीक है। उन्होंने बोला था ना कि क्या वो इक्वल है, हाँ जी वो इक्वल है, उनका मतलब इक्वल है। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनकी वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया। देखो देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 3 से, तो दोनों x आ गए। इस तरीके से उन्होंने थोड़ा सा टिपिकल सा बना दिया क्वेश्चन, अच्छा था, दोनों में वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही थी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेट a 1 2 3 है, then the number of relations containing 1 2 and 1 3 which are reflexive, symmetric but not transitive। वो कह रहे हैं ऐसे कितने रिलेशंस बन सकते हैं जिसके अंदर 1 2 हो, 1 3 भी हो, ठीक है, वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव नहीं हो। तो देखो वैसे तो ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, तुक्के नहीं मारने हैं, इसको अच्छे से समझना है। ये सॉल्व करने में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं बोल रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, 7th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो अभी हमें जो फंक्शन दे रखा है वो हमें दे रखा है, जो सेट दे रखा है वो दे रखा है 1 2 3। अब इसमें से जितने भी पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं, ठीक है, याद करिए वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अभी मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्सिव मतलब कि डबलेट पड़ा हो, सिमेट्रिक मतलब कि उसका उल्टा पड़ा हो, ट्रांजिटिव मतलब ए बी है, बी सी है तो ए सी भी पड़ा हो, ठीक है, इस वाला सीन हो गया, ओके। तो अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कितने रिलेशंस बन सकते हैं, सारे के सारे रिलेशंस हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकालते हैं, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकालते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस ए होता है ना। तो कैसे लिखते हैं ए क्रॉस ए, दिस इज 1 1, ठीक है, फिर 1 2, ठीक है, 1 3, फिर 2 के साथ लिखते हैं 2 1 2 2 2 3, फिर 3 के साथ 3 1 3 2 3 3, यानी कि अब इसी में से ही उठा के कोई ना कोई नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमें ऐसा रिलेशन बनाना है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव नहीं हो, और उसके अंदर ये दोनों भी होने चाहिए, ठीक है। तो हम मानते हैं रिलेशन 1 मान लेते हैं, R1 मानते हैं। अगर किसी को रिफ्लेक्सिव बनाना है तो उसमें डबलेट पड़े होने चाहिए, तो डबलेट लिख दो सबसे पहले, 1 1 2 2 एंड 3 3। एंड आपको पता ही है कि जब भी हम ये रिलेशन लिखते हैं ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी, ओके। तो ये तो चलो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ओके। अब देखो, अब इसके अंदर ये दोनों उन्होंने बोला पड़े होने चाहिए, तो डाल दो इसके अंदर 1 2 भी डाल दो एंड 1 3 भी डाल दो, ओके। अब इनको सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 पड़ा है तो 2 1 भी पड़ा होना चाहिए, 1 3 पड़ा है तो 3 1 भी पड़ा होना चाहिए, है ना, ये पड़ा होना चाहिए, ओके। तो हमने एक ये रिलेशन बनाया जिसके अकॉर्डिंग हमारे में ये रिफ्लेक्सिव हो गए, ठीक है, सिमेट्रिक, यानी कि 2 ये इन्होंने बोले थे डालने के लिए, इनको सिमेट्रिक बनाने के लिए हमने इनका उल्टा भी इसके अंदर डाल दिया। अब हमें ये चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये हमने चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव तो नहीं है। तो देखो सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ से चेक करती हूँ 1 2, ठीक है, 1 2 के साथ कितने रिलेशंस बन सकते हैं, देखो 1 2 के साथ मतलब कि ए बी, ये होता है ना ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से, बी सी बिलोंग करता है रिलेशन से, देन ए सी भी बिलोंग करता है हमारा रिलेशन से। बट हमें क्या चाहिए, ये हो चाहे ये हो, बट ये नहीं होना चाहिए, ए सी नहीं बिलोंग करना चाहिए, नॉट ट्रांजिटिव बोला ना उन्होंने। तो देखो 1 2 के साथ यहाँ पे किस किस का पेयर बन रहा है, 2 1 का बन रहा है, ठीक है, कि मतलब ए बी बी सी, है ना,
2 1 का बन रहा है और 2 2 का भी बन रहा है, ठीक है। तो ये ए बी हो गया, बी सी हो गया, यानी कि ए सी का मतलब 1 1 हो गया, और यहाँ पर ए सी का मतलब हो गया 1 2 हो गया, 1 2 हो गया। तो देखो ये दोनों पढ़े हुए हैं, 1 1 भी पढ़ा है, 1 2 भी पढ़ा है। अरे इससे तो हमारा ट्रांजिटिव आ रहा है ना। बस हमें एक ऐसा ढूंढना है जिससे ट्रांजिटिव ना आ रहा हो, बस हमने ऐसा ढूंढना है। चलो फिर अगले पे आ जाओ, 1 3 पे देखो। 1 3 के पेयर्स देखो यहाँ पे कैसे किस किस के बन रहे हैं। 3 1 है, ठीक है, 3 3 है, 3 3 है। अब देखो यहाँ पे है ए बी बी सी ए सी, 1 1 भी पड़ा हुआ है, ए बी बी सी 1 3 भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा, ये भी पड़ा, ये भी पड़ा, ये भी पड़ा हुआ है। तो इससे भी हमारा ट्रांजिटिव, अभी तक हमने नॉट ट्रांजिटिव प्रूव नहीं किया, अभी तक ट्रांजिटिव ही आ रहा है यहाँ तक। अब इनको चेक करते हैं। 2 1 2 1 के लिए 1 के साथ 1 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। 1 के साथ यहाँ पे 1 2 भी पड़ा हुआ है, 1 2 भी पड़ा है। तो ये ए बी बी सी एंड ए सी का मतलब 2 1 पड़ा है, और ए बी बी सी और ए सी यहाँ पे 2 2। चलो 2 2 तो पड़ा हुआ है, क्या 2 1 पड़ा है? यहाँ पे 2 1 भी पड़ा हुआ है। ये भी हमारा क्या आ रहा है, अभी तक ट्रांजिटिव आ रहा है, हमें प्रूव करना है नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं 3 1। तो 3 1 चेक करते हैं। तो 1 के साथ यहाँ पे 1 1 बनता है ऑप्शन, 1 2 बनता है ऑप्शन, है ना। ओके, तो अब देखो 1 1 1 2, अब ये ए बी बी सी ए सी 3 1, और यहाँ से ए बी बी सी ए सी 3 2। तो 3 1 देखो, 3 1 पड़ा है, 3 1 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखो ए बी बी सी क्या 3 2 पड़ा हुआ है? अरे नहीं, 3 2 नहीं पड़ा हुआ। सो अगर 3 2 नहीं पड़ा हुआ है, क्रॉस कर देती हूँ मैं यहाँ पे, 3 2 नहीं पड़ा है, तो अगर आपको एक भी पेयर ऐसा मिल गया जो आपका ट्रांजिटिव नहीं बन रहा, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमें पहला रिलेशन बहुत अच्छे से मिल गया, और यहाँ पे हम मेंशन भी कर सकते हैं कि एज 3 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। 1 2 भी रिलेशन से बिलोंग करता है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, बट ए सी दैट इज 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन 1 1 1, ठीक है। सो दिस रिलेशन, ये क्या है आपका, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, बट नॉट ट्रांजिटिव। चलो हमें एक मिल गया। उन्होंने बोला है नंबर ऑफ रिलेशंस, ऐसी और नंबर ऑफ रिलेशंस आपको निकालने हैं, ठीक है। तो और देखो, और नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे हम निकल सकते हैं। देखो अब यहाँ पर, अब हम तो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकालते हैं ना नंबर ऑफ रिलेशंस। तो हमने इसमें से क्या क्या यूज़ कर लिया है, ये यूज़ हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ठीक है। 1 2 हो गया है, 1 3 हो गया है, इसको करने के लिए 2 1 हो गया है, एंड 3 1 हो गया है। यानी कि आपके पास ये 2 पेयर बचे, ये और ये, है ना। तो यानी कि अगला रिलेशन हमें लिखना पड़ेगा ये डाल के, है ना। तो R2 लिखने की कोशिश करो। R2 के लिए ये सारे तो होने ही चाहिए, है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए ये होने चाहिए, ठीक है। और इन्होंने जो बोला है डालने के लिए वो भी डालने हैं, और इनको सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए इनके उल्टे भी पड़े होने चाहिए, ठीक है। अब एक रिलेशन तो हमने ऐसा निकाल ही लिया था, अब दूसरा रिलेशन इसको डाल के देखना है 2 3। अब देखो 2 3 को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए इसका उल्टा भी पड़ा होना चाहिए 3 2, तो यानी कि 3 2 भी पड़ा होना चाहिए। तो ये हमने दूसरा रिलेशन बनाया। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये चलो हमें पता है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, उल्टे उल्टे भी सबके पड़े हुए हैं, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर ट्रांजिटिव निकल आया तो मतलब कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा रिलेशन था जो रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, बट ट्रांजिटिव नहीं था। तो अब इसको अगर हम चेक करेंगे तो देखो, अगर हम इसे चेक करेंगे तो हमारे पास सभी के सभी मिल जाएंगे। हमें कैसे मिल जाएंगे, यहाँ तक तो हमने चेक कर ही लिया था, 1 2 यहाँ तक चेक कर लिया था ना, 3 1 यहाँ तक चेक कर लिया था हमने। अब हमने इन्हीं को ही चेक करना है ना, यहाँ तक तो हमारा बन ही रहा था, बस इनको चेक करना है। इनको डाल के हमारे को कोई प्रॉब्लम आती है तो चेक करो। 2 3, तो 3 के साथ पेयर किस किस के बन सकते हैं, देखो यहाँ पर 3 के साथ यहाँ पे 1 भी है, 3 के साथ 2 भी है, और 3 के साथ 3 भी है। तो 3 2 3 1 3 3, और दूसरा कौन सा है 3 2 3 2। तो 2 के साथ 1 भी पड़ा है, 2 के साथ 2 भी पड़ा है, 2 के साथ 3 भी पड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी भी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखो ए बी
बी सी, तो यानी कि यहाँ पे 2 2, ये 2 1, ये 2 3, ये 3 2 2 1, यानी कि ए बी बी सी, यानी कि ये हो जाएगा 3 1, ये हो जाएगा 3 2 और ये हो जाएगा 3 3। अब आप ध्यान से देखो 2 2 भी पड़ा है, 2 1 भी पड़ा है, 2 3 भी पड़ा हुआ है, ये सब पड़े हैं। सिमिलरली ये तीनों भी पड़े हुए हैं, तो यानी कि ये सारे के सारे पड़े हैं, यानी कि ये हमारा ट्रांजिटिव है और हमें क्या निकालना है, नॉट ट्रांजिटिव। तो यानी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन है, ठीक है, दिस इज ट्रांजिटिव एज वेल, ठीक है। सो वी हैव ओनली वन, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा रिलेशन बनता है जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, अगर हम ये दो एलिमेंट्स उसके अंदर डालते हैं। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अब क्वेश्चन 7 इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा 6 से भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको ध्यान से देखेंगे। देखो अब हमें ए दे रखा है सेट 1 2 3, अब देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 2। अब इक्विवेलेंस रिलेशंस कौन से होते हैं, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो। ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस बन सकते हैं और उसके अंदर 1 2 होना ही चाहिए, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे सेट लिख देंगे और हम देख लेंगे हम पॉसिबल सेट्स किस में से निकालते हैं, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकालते हैं। तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लिख देते हैं, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, देन 3 1 3 2 एंड 3 3, ठीक है। तो जितने भी इसमें से रिलेशंस बनेंगे हम इसी में से उठा उठा के रिलेशंस बनाएंगे, ओके। तो सबसे पहले चेक कर लो, रिलेशन 1 हम निकालते हैं। अब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो डबलेट पड़े होने चाहिए, तो पहले डबलेट डाल दो, ठीक है। फिर हमें उसके अंदर ये भी डालना है, 1 2 भी डालना है, चलो 1 2 डाल देते हैं। अब 1 2 डालना है तो उसको सिमेट्रिक करने के लिए तो 2 1 भी आना चाहिए उसका, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो छोटा सबसे रिलेशन हमने ये बनाया है। अब पहले हम इसको बंद करने से पहले हम ये चेक कर लेंगे कि ये ट्रांजिटिव बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो चेक कर लो ट्रांजिटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो देखो हमारे पास क्या ऑप्शन आया है, 1 2 एक्स्ट्रा आया है, ठीक है। तो 1 2, तो 1 2 2 के बाद क्या आ रहा है, 2 1 आ रहा है एंड 2 2 आ रहा है एंड देन 2 1 है, 2 1, तो 1 के साथ क्या बन रहा है, 1 1 एंड 1 2। तो ये हो गया ए बी बी सी देन ए सी क्या बन रहा है, 1 1, यहाँ पे ए बी बी सी ए सी दैट इज 1 2। तो देखो 1 1 भी पड़ा हुआ है, 1 2 भी पड़ा हुआ है, दोनों पड़े हैं। यहाँ पे देखो 2 1 ए बी बी सी ए सी दैट इज 2 1, 2 1 भी पड़ा हुआ है, ए बी बी सी ए सी 2 2, 2 2 भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और हमें पता है ये जो होते हैं डबलेट, ये हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होते हैं। तो यानी कि दिस इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन जो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन आया है, ये तीनों हैं, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया, पहला ही आ गया हमारा। तो नंबर पहला हमने निकाल लिया, ठीक है। अब दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो हमने इसमें से डबलेट यूज कर लिए हैं, 1 2 भी यूज कर लिया है, 2 1 भी। अब किसकी टर्न आती है, 1 3 की, है ना। 1 3 डाल के देखते हैं। तो रिलेशन R2 बना के देखो, तो उसमें 1 1 डबलेट तो डालनी ही है आपको, ठीक है। ये भी हमें डालना है, 1 2 डालना ही डालना है और उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 भी डालना है। और नेक्स्ट अब हमारे पास ऑप्शन बनता है 1 3 का। तो 1 3 को सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 भी डालना जरूरी है, तो 3 1 डाल दो, ठीक है। 3 1 भी डाल दिया। अब इसमें चेक करेंगे हम कि क्या ये हमारा ट्रांजिटिव है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, हम चेक कैसे करेंगे। तो यहाँ तक तो आ ही रहा था इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमारे पास ये दो आए हैं, 1 3 एंड 3 1, ठीक है। तो 1 3 3 से स्टार्ट, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 1 आ रहा है बस, और कोई नहीं है, नहीं 3 3 भी है, 3 3 भी आ रहा है एंड 1 से यहाँ पे है 1 1 है, 1 2 है एंड 1 3 भी है, ठीक है। तो इसको देखो ए बी बी सी और ए सी दैट इज 1 1, ठीक है। ए बी
BC एंड AC दैट इज 1 3। अब यहाँ 1 1 भी पड़ा है, 1 3 भी पड़ा है, तो ये तो ट्रांजिटिव हो गया। अब इसको देखते हैं, AB BC AC दैट इज 3 1, 3 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। AB BC AC दैट इज 3 2, यहाँ पर 3 2 नहीं पड़ा हुआ है ना, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं आया। तो अगर हमें इसको 3 2 इसके अंदर अगर हम डाल देते हैं तो हमारा ये ट्रांजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट भी एक बार चेक कर लो, मतलब यहाँ पे अभी हम स्टार लगा देते हैं कि ये नहीं प्रेजेंट था इसके अंदर, ओके। तो उसके बाद ये आ गया 1 3, तो AB BC AC यानी कि 3 3, 3 3 भी पड़ा हुआ। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, 3 2 नहीं पड़ा हुआ हमारा, तो ये हमारा क्या नहीं बन रहा था, ट्रांजिटिव नहीं बन रहा था, ठीक है। तो उसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या डालेंगे, 3 2 डाल देते हैं, कि हमें तो चेक करना है ना कितने नंबर ऑफ रिलेशंस इक्विवेलेंस हैं, 3 2 डाल देते हैं। बट अब 3 2 को भी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए इसके अंदर हमें क्या डालना पड़ेगा, 2 3 भी डालना पड़ेगा, उसका उल्टा भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ज़रा, सारे के सारे ही नहीं आ गए इसके अंदर, ये और ये तो पहले ही थे, फिर हमें 1 2 डालना था तो 2 1 भी डालना पड़ा, फिर हमने 1 3 के साथ एक्सपेरिमेंट किया, 3 1 भी डालना पड़ा। अब उसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें 3 2 की ज़रूरत पड़ी, और उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें 2 3 की भी ज़रूरत पड़ गई। तो यानी कि ये खुद भी क्या है, एक नेक्स्ट क्या, ये हमारा नेक्स्ट आ गया एक और इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसके अंदर अभी सारे के सारे प्रेजेंट है। अब कोई भी आप उठाओगे ट्रांजिटिव बनेगा ही बनेगा, ठीक है। कैसे, एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। जैसे 3 2 है और 2 3 आया, अब 3 2 तो इसके अंदर आ गया, डन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, 3 2 एंड 2 3, तो 3 2 एंड 2 3। अब 3 2 2 के साथ यहाँ पे 2 1 भी है, 2 2 भी है और 2 3 भी है, 3 के साथ 3 1 भी है, 3 2 भी है और 3 3 भी है। अब देखो AB BC AC, 3 1 चेक करना है आपको, ठीक है। फिर 3 2 चेक करना है एंड 3 3 चेक करना है। तो देखो 3 1 भी है, 3 2 भी है, 3 3 भी है, ये भी हो गया। यहाँ पर चेक करो AB BC AC दैट इज 2 1, 2 2 एंड 2 3। अब आप चेक करोगे ये तीनों भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये एक और आ गया इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इन दोनों को छोड़ के कोई और भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटा था। दूसरा बनाने की कोशिश करी, उसमें ये ज़रूरत पड़ गई, ज़रूरत पड़ने के अनुसार क्या हुआ, ये पूरा का पूरा ही इसके अंदर आ गया, पूरा कार्टेशियन इसके अंदर आ गया, है ना। तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई, सिर्फ और सिर्फ 2, तो 2 ही ऐसे रिलेशन हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2। तो 2 ही इक्विवेलेंस रिलेशन इसके पॉसिबल हैं, ओके। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।